तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। केले की खेती पर एक सफल किसान का अनुभव, सोलर पंप सेट के महत्व और इसकी उपयोगिता पर जानकारी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। केले की खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों का रुझान इस खेती की तरफ बढ़ने लगा है। और हमारे जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं तो वो इसकी अधिक फलत के लिए कौन कौन से जरूरी प्रबंधन उपायों को अमल में लाएं, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं गिराम दौलतपुर जिला बाराबंकी के एक सफल किसान रामसरन वर्मा। केले की खेती 1985 से हम कर रहे हैं। आज हमें करीब 30 साल केले की खेती शुरू किए हो गए। पहले हम खेती करते थे पुत्ती से, फिर हमने शुरू किया कि फिर हमने देखा कि जो टिश्यू कल्चर है वो टिश्यू कल्चर की विधि अपनाई जाए। ये किसान अपने जिले सहित पूरे प्रदेश में केले की सफल खेती के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से खेती करके इन्होंने एक मिसाल पेश की। मैट्रिक पास रामसरन ने गेहूं की परंपरागत खेती प्रारंभ की और अथक प्रयास के बाद भी ज्यादा लाभ नहीं कमा सके। खेती की पारंपरिक विधा से निरंतर घटती आय से परेशान होकर रामसरन ने खेती की वैज्ञानिक विधि को समझा और इसे अपनाते हुए केले की खेती शुरू की। टिश्यू कल्चर विधि से की गई केले की खेती से रामसरन का मुनाफा एकाक कई गुना बढ़ गया और आज इनको देखकर इनके आसपास के किसान भी केले की खेती करना शुरू कर चुके हैं। रामसरन की हाईटेक खेती को देखने के लिए इनके फार्म पर देश विदेश के किसान और कृषि वैज्ञानिक आते हैं। खेती के प्रति निष्ठा और लगन को देखते हुए सरकार द्वारा इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। किसान भाइयों, केले की सफल खेती पर इनकी कहानी अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से हम कई बार दिखा चुके हैं, शायद आपने देखा भी होगा। केले की सफल खेती पर इनका क्या कुछ कहना है, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। और टिश्यू कल्चर की खेती हमने 1990 में शुरू की और 1 एकड़ में हम 1200 पौधे लगाते हैं। जहाँ तक टिश्यू कल्चर की बात है, ये टिश्यू कल्चर केला की खेती करते हैं। इसमें वैरायटी G9 है, G9, रोबस्टा और विलियम्स। हम 3 प्रजाति की केले की खेती करते हैं। लेकिन जो हमारा टिश्यू कल्चर केला है उसकी पैदावार और बहुत अच्छी मिलती है। G9 वैरायटी की पैदावार काफ़ी अच्छी है और विलियम्स की भी पैदावार ठीक है। ये जलवायु हमको बरसात चाहिए और 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में तापमान चाहिए। केले के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ऐसे समय में हम लगाते हैं कि जुलाई में लगाते हैं। अगले साल हमारा केला सितंबर अक्टूबर में तैयार होता है। तो इसको हमको 2 बारिश मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो हमारी ज़मीन है वो बलुई दोमट या दोमट होनी चाहिए, जिसका pH 6.5 से 7 का होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी हम 6.5 फीट रखते हैं, पौध से पौध की दूरी 6.5 फीट रखते हैं। इस तरीके से 1100 के पौधे 1 एकड़ में आते हैं। वैसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और की एक योजना चलाई जा रही है, लेकिन हम
क्योंकि हम केले की जो खेती करते हैं वो लाते हैं अपने आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात से पौधे मंगा करके हम रोपित करते हैं और एक अच्छी क्वालिटी के पौधे अच्छी लैब से हम खरीदते हैं। G9 वैरायटी है जो विलियम्स है, उसी की हम पौध लगाते हैं और उसी की हमको पैदावार हम लेते हैं। और आज 1990 में हमने शुरू किया टिश्यू कल्चर की। आज हमारे करीब फॉलोअर उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर किसान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 50 जिलों के किसान इससे जुड़े हैं। अकेले यदि लखीमपुर की हम बात करें, वहाँ 5000 किसान केले की खेती कर रहे हैं। पहले यहाँ पर लोग ये नहीं सोचते थे कि यहाँ पर जलवायु ठंडा है, जाड़ा है, तो केले की खेती होगी नहीं, लेकिन हमने ये करके दिखाया कि लोग केले की खेती से भी बढ़िया लाभ पा सकते हैं। आज करीब 5000 किसान तो अकेले हमारे ज़िले में इसकी खेती कर रहे हैं। यहाँ किसान हमारी परंपरागत खेती करते थे धान गेहूं की खेती। एक किसान मुश्किल से 40 से 50 हज़ार रुपया 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता है, लेकिन केले की खेती से वो 14 महीने में 2 लाख रुपए की आमदनी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक सबसे अच्छाई एक बात यह है कि कोई बीमारी नहीं है, बिक्री की कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप बहुत आराम से इसकी मंडी हमारी जो है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहाँ से केला हमारा जाता है और तत्काल हमारे खेत से हाथों हाथ व्यापारी इसको ले लेते हैं। इस समय करीब हम 70 से 80 एकड़ केले की खेती कर रहे हैं जी। जो केला है ये हमारा 14 महीने में तैयार होता है। एक पौधे पर हमारा 100 रुपया खर्चा आता है और हमारा पौधा 300 से 400 रुपये के बिक जाता है। जो 100 रुपये का अंतर है मार्केट के ऊपर निर्भर है, लेकिन यदि हम 100 रुपया खर्च निकाल दें तो 1 एकड़ में हमको 200 रुपये का शुद्ध लाभ मिल जाता है। और 200 रुपये का शुद्ध लाभ मिल जाए, इस तरीके से एकड़ में हमको 2.5 लाख रुपये तक 1 एकड़ केले की खेती से शुद्ध लाभ मिलता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अक्षय ऊर्जा यानी सोलर पैनल का इस्तेमाल आज कृषि क्षेत्र की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। तभी कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास होगा, क्योंकि वर्तमान में बिजली की गंभीर समस्या है और इसी को देखते हुए आज प्रदेश के कुछ किसान भाई इसका इस्तेमाल कर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, क्या है सोलर संयंत्र और किस प्रकार से इसे आप कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान के गाँव किरतपुरा, जिला जयपुर के एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। हमने सोलर प्लांट लगाया 2013 में। लाइट हमारे यहाँ पे बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हमने आंवले का काफ़ी बड़ा बाग लगा रखा है, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी जब लाइट नहीं आती थी। तो हम जब हॉर्टिकल्चर में गए तो हमें बताया सोलर के लिए, तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमारे पहले से ही बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब हमें ऐसे वेट नहीं करना पड़ता बिजली का। सुबह हम लगभग गर्मियों में तो 8 बजे और सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे
इसमें फुल लाइट आ जाती है 220 वोल्ट, और ये पूरे दिन चलता है ये सोलर। और अब बिजली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पेड़ों में भी आसानी से पानी दे देते हैं दिन में, अब रात का वेट नहीं करना पड़ता हमें। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमने जो 70,000 रुपये दिए, ये लगभग हमारा 1.5 साल में पूरा हो गया था, क्योंकि एवरेजन 40-45 हज़ार रुपये तो साल का जमा होता है बिजली बिल में। अब हमारे वो सारा तो ये खर्चा 1.5 साल में हमने पूरा कर लिया था, जो 70,000 रुपये दिया। ये हर किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसान लगाए तो उसको एक तो जो वो देगा वो 1.5-2 साल में ही फ्री हो जाएगा, और उसके बाद में रेगुलर वो दिन भर बिजली चलाएगा, ना उसको बिजली का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 3 किलोवाट का सोलर है, जिससे हम 3 फेज़ की AC मोटर चलाते हैं। ये हमारे वो मोटर लगी हुई है उसके अंदर, और ये मैंने ऑन कर दिया। ये 6 नोजल उठाती है गर्मियों में, और सर्दियों में अपन चलाएं तो ये लगभग 4 नोजल आसानी से चला देती है। ये यदि किसान इसको लगाए तो आसानी से 7-8 बीघा पक्की की तो वो इजीली वो कर सकता है खेती, और इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। ये हर किसान जब लगाए तो उसको इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा बिजली का, क्योंकि ये दिन भर चलता है। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है, और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट DC होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर AC करंट से चलती है। अतः इस DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करने के लिए PFT नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ये लगभग 6-7 बूस्टर लगे हुए हैं DC के, जिसमें एक बूस्टर की कैपेसिटी 156 वाट के लगभग होती है। ये सारे बूस्टर का कनेक्शन होके एक जगह इसी स्टार्टर के अंदर आ जाता है। इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये DC को AC में कन्वर्ट करता है। इसमें 3 फेज़ की मोटर चलती है, फिर पूरे दिन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये चलता है। इसमें 1 रुपये का भी कोई कॉस्ट नहीं, कंपनी की काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 10 साल तक। और कभी हमारे तो 3 साल में अभी तक 3 रुपये का भी इसमें खर्चा नहीं हुआ। इस तरह यदि किसान भाई इसको लगाते हैं तो किसान भाई अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, जो वो बिजली के बिल में देते हैं। इसमें एक बार 50-60 हज़ार का इन्वेस्ट है, लेकिन उससे उसको फिर कभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी पैसा बचा लेगा वो। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है।
यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। इसमें पहले गवर्नमेंट की लगभग 86% सब्सिडी थी और अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 60% सब्सिडी कर दी और लेकिन उस पहले रेट ज़्यादा थी, अब इसकी रेट कम कर दी। पहले इसकी 3 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट थी, अब 5 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट हो गई। पहले जब ये 3 किलोवाट का हमने लगाया था तो 5 लाख के हिसाब से 86% सब्सिडी थी, 14% हमने दिया था 70,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए 5 किलोवाट का दे रही है, तो अब अपने को लगभग 2 लाख रुपए में 5 किलोवाट का मिल जाएगा और ये अपना 3-4 साल में सारा वसूल हो जाता है जो पैसा दिया, और वो जितना हम देते हैं उसका रिटर्न हमें सामान मिल जाता है। डोरी मोटर मिल जाती है जो लगभग 30-40 हज़ार रुपये की आती है, पाइप मिलता है 300 फीट का, डोरी मिलती है, एक वो स्टील का रस्सा मिल जाता है। तो ऐसे करके हमें तो 70,000 जब गवर्नमेंट लेती है तो उसके बदले में 1 लाख रुपए का सामान भी दे देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं लेती। इसमें किसान को 100% फ़ायदा है, कुछ भी किसान को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं होती। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में इस सप्ताह कोई सिंचाई न करें। बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी हो जाएगी, जो कि गेहूं की बालियों में बड़े आकार के दाने बनने से गेहूं की पैदावार में वृद्धि होने में सहायक होगी। समय से बोई गेहूं की फसल इस समय दूधिया अवस्था से दाना भरने की अवस्था में है, अतः गेहूं की इस अवस्था की फसल में चूहे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः किसान भाई चूहों के प्रकोप से फसल को बचाने हेतु सामूहिक चूहा नियंत्रण पद्धति अपनाएं। इस हेतु पहले खेत में घूमकर देख लें तथा बिल दिखाई देते ही एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 ग्राम की एक गोली प्रति बिल की दर से बिलों में डालकर मिट्टी से बंद कर दें, जिससे चूहे बिलों के अंदर मर जाएंगे तथा फसल सुरक्षित हो जाने से पैदावार में वृद्धि होगी। देर से बोई एवं बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बारिश बंद होने के बाद बुरकाव अवश्य करें। बीज उत्पादन करने के इच्छुक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था की फसल में गेहूं का मामा सहित अन्य खरपतवारों एवं गेहूं के अन्य प्रजातियों के पौधों को जमीन की सतह से काटकर पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाएं। उड़द, मूंग एवं लोबिया की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश भी संभावित है। अतः इच्छुक किसान भाई उड़द एवं मूंग के उन्नतशील किस्मों के प्रमाणित बीज का चुनाव करके बारिश बंद होने के बाद इस सप्ताह के अंत में इनकी बुआई कर दें। इस हेतु उड़द की अधिक पैदावार लेने हेतु उन्नतशील किस्मों जैसे पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, उड़द 31, पंत उड़द 35, उड़द 40 या नरेंद्र उड़द 1 अथवा किसी क्षेत्रीय प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें।
बुआई के समय संतुलित उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा परीक्षण न करा पाए हों तब 15 किलोग्राम यूरिया तथा 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से बुआई से पूर्व अंतिम जुताई पर मिट्टी में मिला दें। बुआई हेतु बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखें। इसके साथ ही यह भी ध्यान दें कि उड़द की फसल की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु करता है। अतः बुआई से पूर्व बीज को 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट को प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस हेतु कल्चर की 200 ग्राम मात्रा को आधा लीटर पानी में गाढ़ा घोल बनाकर बीज पर छिड़क दें तथा अच्छी तरह से मिलाकर 15 मिनट तक छायादार स्थान में सुखाकर बुआई कर दें। ऐसा करने से फसल की आवश्यकता की 80% नाइट्रोजन की आपूर्ति इससे हो जाएगी तथा फसल की उपज में 10 से 15% तक वृद्धि हो सकती है। बारिश के बाद तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण पहले बोई मूंग एवं लोबिया की फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप संभव है। अतः मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव बारिश बंद होने के बाद करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान संभावित है, अतः खाली खेतों में बुआई इस सप्ताह करें। संभावित बारिश के मद्देनजर पलेवा न करें, लेकिन कम बारिश होने की दशा में पलेवा करके ही बुआई करें। पेड़े की फसल की अच्छी वृद्धि हेतु खेत की अतिरिक्त पत्तियों को एकत्र करके बाहर कर दें। उन्हें इस समय खेत में न जलाएं। ठूठों को हंसिए की सहायता से जमीन की सतह से काट दें। ध्यान रखें कि जड़ें न उखड़ने पाएं। इसके बाद खेत में 0 कट हैरो चलाएं तथा पेड़ की फसल में समुचित उर्वरक देने हेतु 50 किलोग्राम यूरिया एवं 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों में भुरकाव करें। कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई कर दें व कम बारिश होने की दशा में सिंचाई करें। ऐसा करने से पेड़ की फसल की अच्छी बढ़वार होगी। जिन कृषकों ने पिछले दिनों 9 लाख गन्ने की बुआई की हो वे गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उड़द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त आय के साथ साथ उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सप्ताह संभावित बारिश के मद्देनजर फलत वाले आम, अमरूद, लीची एवं नींबू वर्गीय बागों में सिंचाई न करें। लीची एवं आम के पेड़ इस समय पुष्पन से पूर्व की अवस्था में हैं। अतः किसान भाई नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसे NAA के नाम से जानते हैं, हार्मोन का 20 ppm घोल अर्थात 2 ग्राम NAA सक्रिय तत्व का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर अथवा 10 ppm 240 प्रति 100 लीटर पानी में किसी एक पदार्थ का घोल बनाकर संभावित बारिश के बंद होने के बाद मौसम साफ होने पर पेड़ों के ऊपर समान रूप से छिड़काव करें ताकि फल अधिक संख्या में बन सकें। लेकिन ध्यान रखें कि यदि लीची का कोई वृक्ष पुष्पन की अवस्था में हो तब ये छिड़काव कदापि न करें, अन्यथा इससे परागण क्रिया प्रभावित होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सुल्तानपुर बलिया के कृषक अनुराग यादव ने। यह बकरियों में आने वाली प्रमुख बीमारियों की पहचान, कारण एवं इनसे बचाव उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आजकल भेड़ बकरियों में एक PPR बीमारी बहुत कॉमन है। वैसे इस सीजन में जाड़े में और जाड़ा कम हो रहा है, गर्मी में ये बीमारी हमेशा फैलती रहती है। प्रमुख रूप से इस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये बीमारी गोट प्लेग के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में निमोनिया होना, नाक से पानी आना, दस्त होना, जननांगों का सूजन होना एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है और जैसा कि मैंने बताया इसको गोट प्लेग कहते हैं। इसमें जानवरों की मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो है निमोनिया का इलाज करना, जानवर में एंट्राइटिस हो जाती है उसका इलाज करना है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका इलाज करना, फ्लूइड थेरेपी देना, एंटीहिस्टामिनिक थेरेपी देना, ये सब करके आप जानवर को बचा सकते हैं। अन्यथा मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे अच्छा तरीका है इनमें PPR से बचाव का। PPR से बचाव के लिए PPR का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए PPR की वैक्सीन आती है, ढेर सारे बायोलॉजिकल्स फॉर्म्स कंपनियां बनाती हैं। तो रक्षा जैसे रक्षा PPR है, IVRI की एक वैक्सीन है PPR की, उसका 1 ml
3 से 4 महीने की किट से लेकर के ऊपर की अवस्था में लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन 3 साल तक काम कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा और कम 2 साल से 2.5 साल के इंटरवल पे ही रिपीट करवा सकते हैं इसको। चाहे आप कोई भी टीका अपने पशुओं को लगवाने वाले हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टीके की जो भी दवा आती है उसे प्रयोग करने की तिथि समाप्त न हुई हो और उचित तापमान पर रखी गई हो। साथ ही टीका लगवाने का काम किसी पशु चिकित्सक से ही करवाएं। तो ये पीपीआर के बारे में रहा। एक बीमारी होती है ORF, जिसको कंटाजियस एक्थाइमा कहते हैं। मुंह के चारों तरफ बकरियों में फर जाता है, वो कंटेजियस एक्थाइमा। यह भी बहुत ही कंटेजियस रोग है और इसके वायरस दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आने के बाद इसको माउथ सोर भी कहते हैं। इसमें जानवर का जो है मुंह बहुत पेनफुल हो जाता है और जानवर चारा नहीं खा पाता, जुगाली नहीं कर पाता। हालांकि इसमें मोर्टिलिटी नहीं होती है, लेकिन जानवर में वीकनेस बहुत हो जाती है, तो इसमें प्रोडक्शन की वो कमी हो जाती है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। वैसे इस तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके अलावा एक बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सोमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जाड़े के समय ज़्यादातर घास, जो हरी घास होती है, वो ख़त्म हो जाती है और जो कुछ बचती है उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको खाने के बाद जानवर को, बकरी को विशेष रूप से उस समय इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है इंटेस्टाइन में और वहाँ पे कुछ टॉक्सिन रिलीज होती हैं। वो उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है ब्लड में, उसकी वजह से शॉक हो जाता है, इंडोटॉक्सिमिक शॉक, और उसकी वजह से एक बीमारी होती है इंट्रोटॉक्सीमिया। तो ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है, जिसको कीटोसिस भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ये प्रेग्नेंट एनिमल में ज़्यादा होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड होती है, ग्लूकोज की, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ये होती है और उसमें जानवर एबॉर्ट कर जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए जानवर को एनर्जेटिक डाइट देना ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ क्लॉस्ट्रीडियल इंड्यूस, क्लॉस्ट्रीडियल बैक्टीरिया वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि टिटनस एक बीमारी है, ये हमेशा बकरियों में होता रहता है। तो उसके लिए टिटनस टॉक्सोइड का टीकाकरण या मल्टी क्लॉस्ट्रीडियल कंपोनेंट, जितने भी क्लॉस्ट्रीडियल डिजीजेज हैं उसके कवरेज के लिए टीकाकरण है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आमुची फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल है anndaata.up@atv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केंचुआ खाद बनाने की तकनीक और उसका महत्व, अधिक उपज के लिए कैसे करें बसंतकालीन गन्ने की बुवाई। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।